बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माशमी लेक्चर बॉटनी। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एवोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन क्या है। तो एवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज विद इन द स्पीशीज़ फ्रॉम अर्लीस्ट फॉर्म टू मोस्ट डाइवर्स फॉर्म। कि इस तरह से स्पीशीज़ के अंदर, पॉपुलेशंस के अंदर वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जिससे वो सिंपल फॉर्म से डाइवर्स फॉर्म में तब्दील होना शुरू हो जाती है। ये जो एवोल्यूशन है ये फेवरेबल भी हो सकता है, इट कैन बी अनफेवरेबल। इफ़ इट इज़ फेवरेबल तो नेचर इसको सिलेक्ट कर लेती है और बेहतर इन्वायरमेंट जो है इसको दे रही होती है रहने के लिए। और इफ़ इट इज़ अनफेवरेबल तो फिर नेचर इसको सिलेक्ट नहीं करती और उन ऑर्गेनिजम्स की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है, जिनके अंदर इस किस्म का एवोल्यूशन आए जिसको नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही होती। तो हम इसको रीड करते जाएंगे और अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करते जाएंगे। हम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। एवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस दैट हैव ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू द वास्ट डाइवर्सिटी दैट वी ऑब्जर्व टुडे। तो ये वही बात है कि एवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि ज़िंदगी, जो भी ज़िंदगी मौजूद है ज़मीन के ऊपर, उसकी अर्लीस्ट फॉर्म से डाइवर्स फॉर्म में तब्दील होना। Evolutionary changes is based mainly on the interaction between population of organisms and the environment। ये बात भी मैंने आपसे कही स्टार्ट में कि जो एवोल्यूशन है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट आता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं एवोल्यूशन पैदा करवाते हैं। Whenever we say or hear the word evolution, name of Darwin come in our mind immediately। इन एवोल्यूशन का जो ताल्लुक है वो डार्विन से है। In fact, he was the first person who argued from the evidence that species were not specifically created in their present form, rather they have evolved from the ancestral species। यानी वो पहला बंदा था जिसने ये बात कही कि जो स्पीशीज़ हैं वो डायरेक्ट पैदा नहीं होती हैं, बल्कि जो इनके एंसेस्टर थे उनमें एवोल्यूशन आया, उनमें चेंजेस आए और जो है हमारे पास स्पीशीज़ आई। ही ऑल्सो प्रपोज अ मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन विच ही टर्म नेचुरल सिलेक्शन। तो उसने कहा कि एवोल्यूशन आने के बाद जो चेंजेस आते हैं फिर नेचर उनको सेलेक्ट करती है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को जो है वो रहना है और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को नहीं रहना। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है एवोल्यूशन और एक है स्पेशल क्रिएशन। तो कुछ बायोलॉजिस्ट हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन को मानते हैं, यानी डार्विन को फॉलो करते हैं, और कुछ हैं जो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिजम्स जैसे हैं वैसे ही पैदा किए गए थे, जिसको हम स्पेशल क्रिएशन का नाम देते होते हैं। In a bid to explain the cause of diversity of life and interrelationship among living organisms, two school of thought emerged in the earlier 19th century। यानी 19वीं सदी में हमारे पास दो चीज़ें आई थी। फर्स्ट वॉज theory of special creation and second was theory of evolution। तो हमारे पास जो थ्योरी ऑफ नेचुरल जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको जो लोग मानते हैं, साथ ही वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को मानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्पेशल क्रिएशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ऑल लिविंग थिंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म, स्पेशली एंड स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय नेचर। तो वही बात है कि जो स्पेशल क्रिएशन को मानने वाले वो कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको ज़मीन पर मिलते हैं, दुनिया में मिलते हैं, उनको नेचर ने एज सच बनाया था। अमंग द साइंटिस्ट हु बिलीव इन डिवाइन क्रिएशन वॉज कार्लस लीनियस। तो इनमें साइंटिस्ट जो था, मतलब जो स्पेशल क्रिएशन को मानता था, वो कार्लस लीनियस था। द आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स माइट इवॉल्व थ्रू टाइम with one type of organism giving rise to another type of organism is an ancient one existing from the days of Aristotle। एरिस्टोटल के टाइम से लोग एवोल्यूशन को मानते थे। वो कहते थे कि जिस तरह से वक्त गुजरता जाता है ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते रहते हैं, यानी एक टाइप जो है वो दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो रही होती है। एरिस्टोटल रिकॉग्नाइज दैट ऑर्गेनिजम्स रेंज फ्रॉम रिलेटिवली सिंपल टू वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उनके साथ उनकी अचीवमेंट दी हुई है इस टेबल में। लीनियस को अगर आप देखें, सॉर्ट एंड फाउंड ऑर्डर इन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, यानी उसने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को स्टडी किया। ही इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग द स्पीशीज, जिसको आप साइंटिफिक नेमिंग भी कहते हैं। स्पीशीज़ को नाम देने का तरीक़ाकार भी लीनियस ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। लामार्क ने एवोल्यूशन के ऊपर अपनी थ्योरी पब्लिश करवाई थी। मैल्थस ने अपना ऐसे पब्लिश कराया था विच वॉज प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। कॉवियर कंट्रीब्यूटेड मच टू द साइंस ऑफ पैलेंटोलॉजी, यानी फॉसल फ्यूल्स को स्टडी करने में इसने काम किया। इसके अलावा इसने ये भी स्टडी किया या इसका एक्सप्लेन किया कि हम अर्थ हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय कैटास्ट्रॉफिज्म, यानी जो भी आफात उस जगह पर आई उनकी नौयत के हिसाब से हम अर्थ की हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। लाइल ने जो है वो अपनी बुक पब्लिश की प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। डार्विन ने बीगल का सफ़र किया, उसने अपनी नोटबुक लिखी ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशी पे सॉरी एंड ही रोट हिज एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी।
मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर अपने पेपर्स पब्लिश करवाए एंड वेलस सेंट हिज थ्योरी टू द डार्विन। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उनके साथ उनकी अचीवमेंट्स दी हुई हैं। Let us now discuss more details of work done by these scientists. As you know, Carolus Linnaeus in the 18th century classified organism, यानी Carolus Linnaeus ने सिर्फ binomial nomenclature नहीं किया था बल्कि उसने classification भी दी थी। He grouped similar species in the same genus and similar genera in the same one family। तो जैसे हम कहते हैं जिस जीनस के अंदर तमाम स्पीशीज़ आती हैं एक जैसे जीनस एक फैमिली में आता, तो ये सारा काम लिनियस ने किया। बट एज अ नेचुरल थियोलॉजियन ही बिलीव दैट स्पीशीज़ वर परमानेंट क्रिएशंस, लेकिन उसके बावजूद वो यही मानता था कि एवोल्यूशन नहीं है, स्पीशीज़ जो हैं वो एज सच क्रिएट ही की गई हैं। Essentially later the taxonomic system of Linnaeus became a focal point in Darwin argument for evolution। यानी हम कह सकते हैं कि इसने डार्विन को एक हार्ड टाइम दिया अपनी बात करने के लिए। अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एवोल्यूशन है वो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल में भी आया। यानी हमारे पास जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं वो कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो थे वो बेसिकली इवॉल्व हुए थे। तो इसमें अगर हम देखें, वन ऑफ द speculations trying to explain the origin of life is that it may have begun deep in the ocean in underwater hot spring called the hydrothermal vents। तो एक कॉन्सेप्ट ये है, वो कहते हैं कि जिस तरह की ज़िंदगी आपको मिलती है स्टार्ट में, तो वो ज़िंदगी जो है वो समंदर की गहराई में स्टार्ट हुई होगी, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, जिसको आप हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी कहते हैं। अब ये वेंट्स क्या हैं? दीज वेंट्स कुड हैव सप्लाइड द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर द ओरिजिन एंड सर्वाइवल ऑफ अर्ली लाइफ फॉर्म्स। तो कहते हैं इसी में ही सब कुछ था, न्यूट्रिएंट्स, इसी में ही तमाम चीज़ें मौजूद थी जिसे सपोर्ट किया कि ज़िंदगी पैदा हो। सबसे पहले जो हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं, सब ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट आर बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी आर्चियो बैक्टीरिया हैं जो कि कहा जाता है कि उस वक्त के टेम्परेचर के हिसाब से पैदा हुए होंगे, क्योंकि आर्चियो बैक्टीरिया में अब भी मिलते हैं हॉट वाटर्स के अंदर, एंड दे कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सीम टू हैव अंडरगॉन लेस एवोल्यूशनरी चेंज देन एनी अदर लिविंग स्पीशीज सपोर्ट दिस वेंट हाइपोथेसिस। यानी बाकी स्पीशीज़ को अगर हम देखें तो उनमें एवोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा आया। जब हम इसको देखते हैं आर्चियो बैक्टीरिया को देखते हैं तो उसमें एवोल्यूशन की जो स्पीड है वो बहुत कम है। The nutrients produced in the primitive environment would have limited early life if life were to continue another source of nutrients was needed। तो हम कहते हैं कि जिस तरह की मतलब चल रही है, लाइफ फॉर्म चल रही है, उस हिसाब से न्यूट्रिएंट जो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं काफ़ी हैं, लेकिन अगर हम लाइफ फॉर्म को चेंज करते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स की मज़ीद ज़रूरत है। उसके लिए फिर उन्होंने ऑर्गेनिज्म से क्या किया? फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर ली। प्रोबेबली फ्रीड लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ dwindling supply of nutrients। The first photosynthetic organism probably used hydrogen sulfide as a source of hydrogen for reducing carbon dioxide to sugar। तो हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते होते हैं तो उसमें होता ये है कि वाटर को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड को उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद साथ साथ क्या हुआ? ओजोन जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में बनना शुरू हो गई, और ओजोन का काम किया, इट फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर स्लोली बिकेम एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर एंड एट लीस्ट सम लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगेन टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन। और फिर ऑक्सीजन की मिकदार एनवायरनमेंट में ज़्यादा होना शुरू हो गई और लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू कर दिया। अबाउट 420 मिलियन ईयर्स अगो इनफ प्रोटेक्टिव ओजोन हैड बिल्ट अप टू मेक लाइफ ऑन लैंड पॉसिबल। Ironically, the change from a reducing atmosphere to an oxidizing atmosphere also meant that life could no longer arise abiotically। कहते हैं कि 420 साल का अगर हम देखें टाइम पीरियड देखें तो उसमें हमने देखा कि ओजोन लेयर जो बनना शुरू हो गई। इसके अलावा जो है वो ये कहा जाता है कि क्योंकि इन्वायरमेंट जो है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज होता जा रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि लाइफ जो है वो बायोटिकली ही एग्जिस्ट करती है, एबायोटिकली एग्जिस्ट नहीं करती। द फर्स्ट सेल वर मोस्ट लाइकली वेरी सिंपल प्रोकैरियोटिक फॉर्म। सबसे पहला जो सेल बना दैट वाज प्रोकैरियोटिक। द प्रोकैरियोट में हैव अराइज मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। यूकैरियोट्स आर बॉट टू हैव फर्स्ट अपीयरेंस अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो ज़मीन पर सबसे पहले बना था 3.5 बिलियन साल पहले बना था, और यूकैरियोटिक सेल जो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो बना, यानी यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ है। The eukaryotic cell might have evolved with a large anaerobic living without oxygen. Amoeboid prokaryotic ingested small aerobic bacteria and stabilized them instead of digested them। कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल कैसे बना होगा? किसी भी एक प्रोकैरियोटिक सेल ने, लाइक बैक्टीरिया ने,
किसी दूसरे सेल को इनगल्फ कर लिया, जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद उसको ने डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि उसने उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर लिया, उसकी बॉडी का हिस्सा बन गया। तो इस तरह से जो है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल हमारे सामने है। इस हाइपोथेसिस को कहा जाता है एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस and was first proposed by Lynn Margulis. According to this hypothesis, the aerobic bacteria develop into mitochondria. इसी तरह से वो कहते हैं कि mitochondria बने, which are the site of aerobic respiration and most energy convinced sign in eukaryotic cell. The possession of these mitochondria like endosymbiont brought the advantage of aerobic respiration of the host. तो इस तरह से एंडोसिम्बियोट होने के बाद जो होस्ट सेल है जिसके ऊपर ये रह रहे हैं, मतलब जिसके अंदर बाकी के सेल जो हैं वो रह रहे हैं, जो उसका हिस्सा बन गए हैं, वो रेस्पिरेशन के लिए होस्ट सेल को इस्तेमाल करते हैं। अब वो कहते हैं जी फ्लैजेला कैसे बना होगा। फ्लैजेला में हैव अराइज थ्रू द इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सिमिलर टू स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कॉल्ड द स्पाइरोचीट। तो हुआ क्या कि जो स्पाइरोचीट्स होते हैं दे आर थ्रेड लाइक, और उसको किसी बैक्टीरिया ने इनगल्फ कर लिया, तो वो फिर उसकी जो है ना वो दिखाई देंगे। Another hypothesis for the evolution of eukaryotic cell proposed that the prokaryotic cell membrane invaginated to enclose the copies of its genetic material. तो इस तरह से भी होता है कि एक हाइपोथेसिस जो हमारे सामने दूसरा हाइपोथेसिस आता है वो ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन थी वो इन्वेजिनेट कर गई, और इन्वेजिनेट करने के बाद उसने फिर फोल्डिंग कर ली और लेयर्स बनाना शुरू कर दी। उन फोल्डिंग के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं। दिस इन्वेजिनेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्फीयर double membrane bounded entitle in a single cell. These entities could not have evolved into the eukaryotic mitochondria, nucleus, chloroplast etc. तो इन इमेजिनेशन से जो सेल्स बने उसके बारे में वो कहते हैं कि यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया बने, न्यूक्लियस बना और क्लोरोप्लास्ट बना. Whatever the exact mechanism for the evolution of the eukaryotic cell might be, the formation of eukaryotic cell led to the dramatic increase in the complexity of and diversity of life form on the. कहते हैं अभी तक अंडरस्टूड नहीं है कि कहाँ से ये बने होंगे, सेल्स बने होंगे, क्या चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है ये इस चीज़ को देती है कि ज़िंदगी जो है वक्त के साथ साथ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. सम प्रोबेबली इवॉल्व इनटू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ ने अपने आप को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज करना शुरू कर दिया, इन विच वेरियस सेल्स बिकम स्पेशलाइज इनटू टिश्यू. सेल्स जो है स्पेशल होकर टिश्यू बनना शुरू हो गए, विच इन टर्न फॉर्म्ड ऑर्गन्स ऑफ मैनी डिफरेंट फंक्शंस. दीज multicellular forms then adapted themselves to life in the great variety of environment. तो इस तरह से फिर जो है मल्टीसेलुलर फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू हो गई. तो इस तरह से हमारे पास ये था एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट. तो आज के लिए इतना लेक्चर. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स से स्टडी करेंगे. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.